हेलो गाइस, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में, जहां पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल्स। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर और डेटा टाइप डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार रेफर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, बेसिकली वेरिएबल्स होते क्या है, तो उस चीज को समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं जो इजीली समझा पाएगा कि वेरिएबल होते क्या है। तो दोस्तों, ये मैंने प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने ए के अंदर 10 को स्टोर कराया है और फिर उस ए की वैल्यू जो है डिस्प्ले कराई आउटपुट स्क्रीन पर। ये जो है जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर में ये चीज डिस्कस की थी। तो दोस्तों, जब ये ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी तो आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा, इस ए की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। पर एक्चुअल में क्या आउटपुट यही आया, जी नहीं, आउटपुट क्या आया, अनडिफाइंड सिंबल ए, मतलब ए को वो अनडिफाइंड समझ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आई, तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रिंटफ है, हम जब भी इस वॉइड मैन इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच जो भी यूज करते हैं उसके मीनिंग कंपाइलर को पता होने चाहिए। तो ये जो प्रिंटफ लिखा है इसका मीनिंग, ये तो प्रीडिफाइन है, प्रीडिफाइन फंक्शन है, तो इसका मीनिंग कंपाइलर को पता है, stdio.h हेडर फाइल के अंदर लिखा है। और ये डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होना है एक्सेप्ट परसेंट डी। परसेंट डी की जगह क्या डिस्प्ले होगा, कोई उसके आगे जो भी वेरिएबल कॉमा करके लिखा होगा वो। तो ये चीज दोस्तों, ये तो मीनिंग हो गया प्रिंटफ का। पर यहाँ पे जो मैंने ये ए इक्वल टू 10 यूज किया है, इसमें ए का मीनिंग क्या है, तो कंपाइलर को ए का मीनिंग नहीं पता। होगा क्या, जैसे आप 10 स्टोर कर रहे हो ए में, तो क्या कर रहा है कंपाइलर, सबसे पहले क्या करेगा, इस ए के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, तभी तो 10 स्टोर होगा। तो जब मेमोरी एलोकेट करते हैं तो आपको क्या बताना पड़ता है, मेमोरी का टाइप, कि किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करे कंपाइलर। तो वो दोस्तों यहाँ मिसिंग है, तो कंपाइलर मेमोरी एलोकेशन कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो अनडिफाइंड सिंबल ए बोल रहा है कि उसे ए का टाइप ही नहीं पता कि वो किस टाइप का है, ताकि मैं मेमोरी एलोकेट कर पाऊं। तो वो मुझे करना जरूरी है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो पहले मैं कर देता हूं। तो आप बताइए ए का टाइप क्या होना चाहिए, मैंने क्या स्टोर किया इसमें, 10। 10 कैसा है, एक इंटीजर टाइप का, तो मैं इसका टाइप क्या कर देता हूं, इंट। तो ये मैंने कर दिया इंट ए। ये क्या हो गया, ए का टाइप हो गया। अब आप पूरे प्रोग्राम को एज इट इज बाकी लिख दो, तो अब आपको प्रोग्राम जो है चल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने इंट ए लिखा है, ये क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और ये क्या किया, ये तो मैंने वैल्यू असाइन करी है उस ए में, ए को मैंने वैल्यू दे दी क्या, 10 टाइप की। अब एरर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि कंपाइलर जैसे इस लाइन को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि ए का टाइप क्या है, इंट है, ए अनडिफाइंड अब नहीं है, तो इंट टाइप की मेमोरी जो है अलोकेट कर देगा ए को, फिर उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10। तो दोस्तों अल्टीमेटली क्या हो गया कि सी वेरिएबल जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो नेम्ड लोकेशन होते हैं हमारी मेमोरी में। मतलब हमारी जो मेमोरी है कंप्यूटर में, उसमें जो भी लोकेशन है प्रॉपर नेम के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सी वेरिएबल बोलेंगे। और वेरिएबल की जो वैल्यू है दोस्तों, वो ड्यूरिंग दी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकती है, तभी तो वो वेरिएबल है। अगर चेंज नहीं होती तो वो क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। ठीक है दोस्तों, द लोकेशन इज यूज टू होल्ड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ऑफकोर्स ये जो लोकेशन यूज होती है, ठीक है, ये वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ये दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, ये मेमोरी है, तो मेमोरी में ऐसी मल्टीपल लोकेशन होंगी जो क्या होंगी, जो कोई ना कोई डेटा को होल्ड करने के लिए यूज होंगी। पर दोस्तों इन वैल्यू को मैं अभी इन मेमोरी को मैं यूज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये मेमोरी तो है पर इनके कुछ नाम नहीं है। तो आप इनको रेफर कैसे करोगे, पता कैसे करोगे कि किस वैल्यू में मुझे डेटा डालना है, किस मेमोरी में मुझे डेटा डालना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये सपोज कर लीजिए कि सपोज आपसे दूर कुछ 10-12 लोग खड़े हुए हैं। अब आप उसमें से एक पर्टिकुलर पर्सन को बुलाना चाहते हो, तो अगर आपको उनके नेम पता नहीं है तो आप उन्हें कैसे बुलाओगे, है ना, क्यों, क्योंकि आप वो आइडेंटिफाई तो हो ही नहीं पाएंगे कि आप किसे बुलाना चाहते हो। तो वही चीज दोस्तों यहाँ पे कि इतनी सारे मेमोरी लोकेशन है, अब इसमें से आप किस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू डालना चाहते हो, वो आपको तब तक पता नहीं होगी जब तक कि आपको उसका नाम पता नहीं होगा। तो इसका नेमिंग कर देता हूं मैं, तो ये मैंने नेमिंग कर दी, जैसे इसको ए दे दिया नाम, इसको बी सी डी ई जी एफ। तो अब दोस्तों इनको मैं इनके नाम से रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। तो अब ये क्या बन चुका है, ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है दोस्तों, एक वेरिएबल बन चुका है ए। देखिए ये क्या उसकी मेमोरी लोकेशन है, और इस ए को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइडेंटिफायर, और ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, हमारा वेरिएबल ए बन जाएगा। ऐसी दोस्तों यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन हो गई बी, और ये बी क्या हो गया, उसका आइडेंटिफायर हो गया, उसे पहचानने की, आइडेंटिफाई मतलब उसे आइडेंटिफाई करने का थी।
और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वेरिएबल बी बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, वेरिएबल बनता है। अब इनके टाइप भी होंगे ऑफकोर्स, है ना, तो वो आगे आएगा। द वैल्यू ऑफ सी वेरिएबल में गेट चेंज इन द प्रोग्राम। ऑफकोर्स वैल्यू जो है सी वेरिएबल की वो चेंज हो सकती है प्रोग्राम में, तभी तो वो वेरिएबल है। और जो दोस्तों वेरिएबल होते हैं वो हमारे, वो हमेशा किसी ना किसी डेटा टाइप को फॉलो करते हैं, तभी तो, क्योंकि वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, कोई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। और मेमोरी लोकेशन अगर अलॉट हुई है तो वो कब अलॉट हुई होगी, जब हमने उसका टाइप बताया होगा कि वो किस टाइप की मेमोरी है। तो इसका मतलब जो आपके वेरिएबल होंगे वो हमेशा किसी ना किसी मेमोरी, किसी ना किसी डेटा टाइप को फॉलो करेंगे। इंट को कर सकते हैं, फ्लोट को कर सकते हैं, कैर को कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों याद देखिए, ये जो है मैंने इस मेमोरी लोकेशन को क्या बोल दिया, सपोज इंटीजर बोल दिया, तो इसने इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड किया है। सपोज ये दोनों मेमोरी लोकेशन है सी और एफ, ये क्या है हमारी, सपोज ये हमारे कैरेक्टर हैं, तो ये कैरेक्टर टाइप का डेटा होल्ड करेंगे। सपोज ये हमारे क्या है, दोनों डी और ई ये हमारे फ्लोट हैं, तो ये फ्लोट टाइप का डेटा होल्ड करेंगे। मतलब ये हो गया 12.5, ये हमारा क्या है, फ्लोट है, ये ई 9.8, तो ये क्या है, ये फ्लोट टाइप, मतलब दशमलव वाला वैल्यू स्टोर करेंगे। तो दोस्तों इन सब के मैंने टाइप बता दिए। अब ऐसा नहीं है इस ए को, ए इंटीजर टाइप का है दोस्तों, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा होल्ड करेगा, इसमें आपको कोई दूसरा डेटा होल्ड नहीं कराना। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आपने जिस मेमोरी को जिस पर्पस के लिए अलोकेट करा है वो उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। ये इंटीजर बोला है तो इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही रखना है, ये आपने कैरेक्टर बोला है तो इसमें कैरेक्टर वैल्यू ही रखना है, ये आपने फ्लोट बोला है तो इसमें फ्लोट वैल्यू ही रखना है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, जिस पर्पस के लिए वो अलोकेट हुआ है उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। अब दोस्तों वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स में दो चीजें आती हैं, एक आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। देखते हैं दोनों चीजें। सबसे पहले बात करता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन की। तो डेफिनेशन तो दोस्तों हमें पता है कि नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन को क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल बोलते हैं। जब भी दोस्तों प्रोग्राम में हम कोई भी वेरिएबल यूज करेंगे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में, हम प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा भी था, हमने ए वेरिएबल यूज किया था। तो वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो एरर आएगी। अब डिक्लेरेशन कैसे होता है दोस्तों, तो डिक्लेरेशन होता है कैसा, वो हमेशा फॉलो करता है किसको, डेटा टाइप को। मतलब पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। कैसे, जरा देखिए। डेटा टाइप आप लिखोगे, फिर नेम ऑफ वेरिएबल लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है मैंने इंट ए, तो ए क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और जिसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है। एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल हो गया और इंट क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। बी, बी क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया और उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। वेट, वेट क्या है दोस्तों, वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। एज, एज क्या है, वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो हम नाम दोस्तों कुछ भी रख सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है, पर याद रखना वो हमेशा किसको फॉलो करेगा, डेटा टाइप को फॉलो करेगा। नेमिंग के भी कुछ रूल होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर ऑन टॉप ऑफ द प्रोग्राम। जब भी दोस्तों हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो हमेशा प्रोग्राम के टॉप पर होना चाहिए, स्टार्टिंग में। जैसे कि इधर देखिए, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो ये कहाँ होना चाहिए, प्रोग्राम जहां शुरू हो रहा है जस्ट उसके बाद। उसके नीचे ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने कुछ और लिख दिया उसके बाद नीचे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जी नहीं, वो गलत हो जाएगा। वेरिएबल हमेशा टॉप ऑफ द प्रोग्राम होना चाहिए। सबसे पहले आप जितने भी आपको वेरिएबल रिक्वायर्ड है, आप सारे वेरिएबल आप पहले डिक्लेयर कर दीजिए, फिर आप क्या करिए, उनको नीचे यूज करिए। तो उससे दोस्तों दो चीजें हो जाती हैं, एक तो कंपाइलर को प्रॉपर पता चल जाता है कि कितने वेरिएबल आगे यूज होने वाले हैं, तो उन सबको मेमोरी एलोकेट कर देता है। सेकेंड थिंग, जो इवेल्यूएटर है उससे ही पता होता है कि आगे चल के कितने वेरिएबल यूज होने वाले हैं और आपने उनके नाम क्या क्या रखे हैं, तो इजी हो जाता है वो सबको पता करना। तो बेस्ट प्रैक्टिस दोस्तों यही है कि पहले सारे वेरिएबल, जितने वेरिएबल आप यूज करने वाले हो, सारे के सारे टॉप पर डिक्लेयर कर दीजिए, फिर नीचे जो है उनको यूज करिए। In declaration of variable, name of the variable must be required to start with alphabet और underscore। ये दोस्तों रूल है कि सी लैंग्वेज में जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो उसका जो नेम है वो हमेशा किसी ना किसी अल्फाबेट से, मतलब ए से लेके जेड तक, कोई अल्फाबेट कैपिटल हो या स्मॉल हो, या फिर अंडरस्कोर, इन दो में से किसी एक चीज से ही शुरू होना चाहिए। इसके अलावा और किसी चीज से हम उसे शुरू नहीं कर सकते। नेमिंग करना बाद में आप कुछ ऐड कर दो, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमेशा या तो कैरेक्टर होगा, या फिर कैरेक्टर मीन्स अल्फाबेट, या तो अल्फाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इन डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एग्जिस्टिंग कीवर्ड, ऑपरेटर, सेपरेटर, कॉन्स्टेंट्स हम यूज नहीं कर सकते। जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर में प्री डिफाइंड कीवर्ड जो ऑलरेडी डिफाइन है, जो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, परसेंट, सेपरेटर, कॉमा, स्पेस, कांस्टेंट, 10, 20, 30, तो दोस्तों इनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते।
तो ये चीज दोनों दोस्तों याद रखना कि इनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है दोस्तों हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन का? तो डेटा टाइप लिखते हैं हम पहले, उसके बाद फिर नेम ऑफ वेरिएबल। अगर दोस्तों आपके मल्टीपल वेरिएबल सेम डेटा टाइप के हैं, तो जैसे मान के चलो आपको ए बी सी डी 4 वेरिएबल बनाने हैं जिसका टाइप क्या है? इंट है, तो दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले डेटा टाइप लिखो, फिर स्पेस के साथ पहले वेरिएबल का नाम, कॉमा दूसरे वेरिएबल का नाम, कॉमा तीसरे वेरिएबल का नाम, कॉमा चौथे वेरिएबल का नाम। इस तरीके से आप कितने भी वेरिएबल सॉरी लिख सकते हो। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मल्टीपल वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो डेटा टाइप की हेल्प से सिंगल लाइन में। बस ये चीज याद रखना कि उन सारे वेरिएबल का जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग डेटा टाइप को फॉलो करके आपके वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं आपको, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आपको अलग अलग लाइन में अलग अलग डेटा टाइप की हेल्प से उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? तो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में सिर्फ इतना ही अंतर होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम दोस्तों सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और डेटा टाइप इनिशियलाइजेशन में हम उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी असाइन कर देते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे 0 1 2 3 100 20 एनीथिंग 12.5 a x y z एनीथिंग, डेटा टाइप वेरिएबल और उसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू। तो दोस्तों ये दोनों चीजें हम जो है साथ में लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं दोस्तों, तो इंट ए। अब बताइए, आप वीडियो को हर जगह पॉज करके पहले समझिएगा कि क्या आप उसका आंसर दे रहे हो, फिर आप मैच करिएगा। तो इंट ए दोस्तों, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या ये सही है? जी नहीं, ये एरर है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल डेटा टाइप नेम और वेरिएबल नेम दोनों में स्पेस होना चाहिए, तो ये एरर है। इंट ए ये सही है दोस्तों, यहाँ पे डेटा टाइप अलग लिखा है, स्पेस वेरिएबल नेम अलग लिखा है। ये दोस्तों ये बताइए आप सही है क्या? इंट ए बी सी तो हमने पहले डिस्कस किया है कि कांस्टेंट, सेपरेटर, ये सब का यूज नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम करने में। तो यहाँ ए बी सी के बीच में आपने स्पेस दे रखा है, देखिए ए के बीच में अलग स्पेस है, बी के बीच में, बी और सी के बीच में स्पेस है, तो ये एरर है। आप इनको ऐसे अलग नहीं कर सकते। अगर आपको ये 3 अलग अलग वेरिएबल बनाने हैं तो आपको कॉमा लगाने पड़ेंगे, और अगर एक ही वेरिएबल बनाना है तो एक साथ लिखने पड़ेंगे, एरर नहीं दे सकते। तो ये स्पेस दे दिया तो एरर आ गई, ये कॉमा लगा दिया तो ये सही है, ए कॉमा बी कॉमा सी। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब ये हो गया कि ए टाइप का वेरिएबल जो है, ए बी सी तीन वेरिएबल है हमारे, जो तीनों का टाइप क्या है? इंट है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक ए बी सी नाम का पूरा वेरिएबल है और एक डी नाम का वेरिएबल है, बीच में कॉमा लगा है, तो ये बिल्कुल सही है, जिनका डेटा टाइप क्या है? इंट है। यहाँ आप देखिए स्पेस भी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। इंट इफ, ये गलत हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि इफ जो है वो एक कीवर्ड है। आप जब हमने स्टार्टिंग में कीवर्ड पढ़े थे, तो आप वहां पे मैंने एक टेबल बनाई थी, तो आप उसको देखिएगा, वहां पर इफ जो है एक कीवर्ड के फॉर्म में हमने समझा था। तो इसका मतलब कीवर्ड, प्री डिफाइंड कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो है ये एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इफ का जो है अलग मीनिंग कंप्यूटर कंपाइलर को पता है, तो वो हम उसको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ये यूज कर सकते हैं दोस्तों, तो हाँ ये यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इफ नाम का जो कीवर्ड है वो रिजर्व है, पर अंडरस्कोर इफ रिजर्व नहीं है। अंडरस्कोर इफ तो हमारा एक नया वेरिएबल बन जाएगा, और अंडरस्कोर से हम शुरू भी कर सकते हैं वेरिएबल का नाम, ये तो हम रूल्स में भी देख चुके हैं। तो ये सही है। ये सही है क्या दोस्तों? तो जी हाँ, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि कीवर्ड आपके स्मॉल लेटर में होते हैं, और यहाँ पे मैंने आई जो है वो कैपिटल रखा है। सी लैंग्वेज में दोस्तों, जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है, मतलब स्मॉल लेटर का अलग मीनिंग है और कैपिटल लेटर का अलग मीनिंग है। तो ये स्मॉल में लिखा है और ये कैपिटल में लिखा है, तो दोनों डिफरेंट है। तो हमारा जो कीवर्ड है वो स्मॉल में होता है, जबकि यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने कैपिटल में लिखा है, तो ये सही है। ये सही है क्या दोस्तों? इंट 1 2 3, तो यहाँ गलत है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 क्या है? हमारे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम वेरिएबल नहीं बना सकते। ये सही है क्या? जी हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा के बाद में हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कांस्टेंट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो _1 _2 _3 ये वेरिएबल है, तो ये बिल्कुल सही है। ये सही है क्या दोस्तों? तो फिर बात वही आ गई कि हमारा वेरिएबल का नेमिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए, या तो अंडरस्कोर से या फिर किसी अल्फाबेट से। यहाँ किससे शुरू है? यहाँ कांस्टेंट से शुरू है, तो ये गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है, आपने अल्फाबेट से शुरू करा है, तो A1 B1 C1 ये बिल्कुल सही है। 3 वेरिएबल बने हैं हमारे, जिसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। ये क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे मैंने टोटल सैलरी लिखा है। तो देखो दोस्तों, टोटल और सैलरी एक साथ नहीं लिखा है, बीच में मैंने डैश लगा दिया। तो जब भी हम वेरिएबल की नेमिंग करते हैं, तो वेरिएबल की नेमिंग में हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं किसका? कांस्टेंट का या फिर अंडरस्कोर का। पर दोस्तों ये डैश नहीं लगा सकते, डैश जो है दोनों वर्ड को अलग अलग कर रहा है। तो अगर आपको 2 वेरिएबल अलग अलग बनाने हैं, टोटल और सैलरी अलग अलग, तो टोटल और सैलरी के बीच में कॉमा लगाइए,
और अगर एक ही वेरिएबल बनाना है तो या तो एक साथ लिखिए या बीच में अंडरस्कोर लगाइए। ये लिखोगे तो ये रहा है, ये जैसे ये लिखा हुआ है टोटल अंडरस्कोर सैलरी, तो ये सही है दोस्तों। ये दोनों है एक वेरिएबल बनाएंगे टोटल सैलरी के नाम का। तो अंडरस्कोर आप लगा सकते हो, डैश नहीं लगा सकते। इंट प्रिंटफ, तो ये क्या है दोस्तों, ये भी हमारा एक टाइप का वेरिएबल है, ये भी हम प्रॉपर डिक्लेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंटफ जो है एक दोस्तों प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन को हम रीडिफाइन कर सकते हैं, जबकि कीवर्ड को नहीं कर सकते। तो ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये एक फंक्शन है प्रिंटफ। तो प्रिंटफ को मैंने यहाँ पे रीडिफाइन किया है। बेस्ट प्रैक्टिस दोस्तों ये है कि आप इनका यूज ना करें, प्री डिफाइंड फंक्शंस को रीडिफाइन ना करें। पर अगर आपको एग्जाम में कहीं या किसी ने वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बता सकते हो कि जी हाँ, प्रिंटफ को मैं एज अ वेरिएबल यूज कर सकता हूं, या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन को मैं एज अ वेरिएबल यूज कर सकता हूं। याद रखना, कीवर्ड को नहीं कर सकते, फंक्शन को आप कर सकते हो। तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोट ए बी, तो ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पे जो ए बी है वो एक डेटा टाइप है, सॉरी ए बी जो है एक वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप का है। केयर एक्स वाई, तो दोस्तों ये भी सही है। यहाँ पे कैरेक्टर केयर जो है वो एक हमारा डेटा टाइप है, और एक्स वाई जो है दोस्तों क्या है, वेरिएबल का नाम है। तो ये भी सही है। तो दोस्तों ये हमारे क्या थे, किस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये वो कंसेप्ट था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चीज क्लियर हुई होगी, कैसे वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं और कैसे वेरिएबल का नेमिंग होती है। तो दोस्तों एक बार हम इसका एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम बना रखा है, मॉड्यूल जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दुनिया में आपको जब भी सी का कोई सा प्रोग्राम बनाना हो तो आपको इतना तो लिखना ही है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट लिख देता हूँ, प्रिंटफ, और मैं सपोज सम करा रहा हूँ दो वैल्यू का, तो मैं लिख दिया सम ऑफ टू वैल्यू इज %d, ये लिखा है दोस्तों मैंने, कॉमा सपोज 10 + 30, ये। तो दोस्तों ये क्या मैं लिख सकता हूं, तो जी हाँ, यहाँ पे तो हम कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो ये दोनों मिलके एक आर्गुमेंट बना रहे हैं, 10 + 30, आंसर कितना आएगा 40। और 40 किसकी जगह पर डिस्प्ले होगा दोस्तों, इस %d की जगह पे। तो ये मैं अगर प्रिंट करके इसको अगर मैं चलाऊं, मैं कंपाइल कर लेता हूं, जीसीसी कंपाइलर का यूज कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे। तो जीसीसी कंपाइलर में कंपाइल कैसे होता है, जीसीसी स्पेस फाइल -o, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव फाइल का नाम, सपोज मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्टिव फाइल का नाम टेस्ट1 रख दिया दोस्तों, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद दोस्तों उस फाइल का नाम जिसे मुझे कंपाइल करना है, तो हमारी फाइल का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, देखो ये लिखा test.c। तो इस फाइल का नाम लिख देता हूं मैं, test.c। इंटर किया दोस्तों, तो ये कंपाइल हो गया है, इसमें कोई रन नहीं है, ये देखिए। अब इसको मैं रन कराता हूं, तो रन कराने के लिए क्या था, ऑब्जेक्टिव फाइल का नाम, तो किस नाम से बनाई थी, test1 के नाम से, है ना। ये इंटर किया तो ये आउटपुट आ गया, सम ऑफ टू वैल्यू इज 40। पर दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर अब मैं चाहता हूँ कि 50 और 60 का सम हो जाए, तो मुझे यहाँ अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपडेट नहीं होगा। पर दोस्तों अगर मैं इसमें वेरिएबल यूज करूँ, तो वेरिएबल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, c = a + b, यही होता है ना। तो ये मैंने लिख दिया। अब इस a की वैल्यू कुछ दूंगा और b की वैल्यू कुछ दूंगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्या कराना है, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट किस में आएगा, c में। तो मैंने इस c को डिस्प्ले करा दिया। अब दोस्तों ये c और a और b ये किसने यूज करे, ये हमने यूज करे, ये प्री डिफाइंड नहीं है। तो कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये क्या है, तो वो भी बता देते हैं, इंट a, b, c, ये तीन जो है वैल्यू है, तीनों तीनों इंटीजर टाइप के हैं। तो मैंने कंपाइलर को बता दिए। अब b की वैल्यू दे देता हूं मैं, तो b = मैंने दे दिया सपोज कितना 50, और a = सपोज मैंने दे दिया कितना 20, ये मैंने वैल्यू दे दी दोस्तों। अब इन दोनों को अगर मैं कंपाइल करके रन कराऊंगा तो क्या होगा, पहले इंटीजर टाइप की तीन मेमोरी बनेगी, a b c, फिर b में 50 आ जाएगा, a में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर a और b सम होंगे, मतलब 50 + 20 सम हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 70। वो किस में चला जाएगा, वो c में चला जाएगा, और फिर c की वैल्यू आप यहाँ डिस्प्ले करा दोगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी 70। देखिए दोस्तों मैंने इसको कंपाइल किया, ये फिर मैंने इसको रन किया, तो आंसर क्या आ गया 70 आ गया। अब दोस्तों इसमें आप चाहो तो स्केप सीक्वेंस भी यूज कर सकते हो, /n न्यू लाइन करने के लिए, वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है। और आपको अब जब हमने ये पढ़ लिया है तो आपको भी हमेशा यूज करना भी चाहिए। तो ये देखो न्यू लाइन में आ जाता है। अब दोस्तों वेरिएबल का यूज क्या है वो देख लेते हैं हम। तो ये वेरिएबल तो मैंने बना तो दिए। अब अगर मैं ड्यूरिंग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में मैं चाहता हूं कि एक ही वैल्यू बढ़ के एक हो जाए, 20 से 21 हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a = a + 1, तो वैल्यू a की अपडेट हो जाएगी। देखो वेरिएबल a ही है,
मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया, तो वापस से ए में अपडेट हो जाएगा और ए कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। फिर मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, अब दोनों सम हो जाएंगे और फिर उसके बाद मैंने डिस्प्ले करा दिया। तो इसको मैं यहाँ से एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ ये। तो अब दोस्तों जब आउटपुट आएगा तो क्या आएगा, इसका आउटपुट तो 70 आएगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए अपडेट होकर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो जब यहाँ सम करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 71 हो जाएगा। आप ये देखिए, ये मैंने कंपाइल किया और मैंने रन किया, तो मैंने इसको सेव नहीं किया दोस्तों, सेव करना बहुत जरूरी है। सेव कर दिया मैंने, अब देखिए ये कंपाइल कर दिया, फिर रन किया, तो आंसर क्या आ गया, पहले 70 और अब 71। तो दोस्तों ये हमारे वेरिएबल का यूज है कि मैं कितनी भी लाइनें लिखते जाऊं, वेरिएबल को अपडेट करूंगा तो वो वैल्यू अपडेट अपनी करते जाएगा। और आप देखिए सी की भी वैल्यू अपडेट होगी 2 बार, यहाँ सी कितना था, 70 था, उसके बाद वापस से अपडेट हो गया, यहाँ कितना हो गया, 71 हो गया। तो दोस्तों सी की वैल्यू भी आपकी अपडेट हो रही है। अगर मैं वेरिएबल यूज नहीं करता तो मुझे हर बार जो है यहाँ पे कोई नया वैल्यू, हर बार मेमोरी जो है हर एक नंबर के लिए कंप्यूटर को वापस से एलोकेट करनी पड़ती। कितनी एलोकेट करनी पड़ती, एक वो 50 के लिए अलग अलग स्टोर करता, जब सम करता 20 के लिए अलग करता, आउटपुट के लिए अलग करता, फिर यहाँ पे 21 के लिए अलग करता, 50 के लिए अलग करता, आउटपुट के लिए अलग करता। तो टोटल कितनी हो जाती दोस्तों, 6 हो जाती। और अभी कितनी हुई है, 3, सिर्फ 3 मेमोरी में काम हो गया। दोस्तों ये यूज है हमारे वेरिएबल का। उम्मीद करता हूँ आपको चीज क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। तो दोस्तों आगे आते हैं, तो आगे हमारा डिफरेंस है बिटवीन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन में। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होते हैं, तो दोस्तों डिक्लेरेशन जो होता है वो वेरिएबल का वो क्या होता है, जब हम वेरिएबल को क्या करते हैं, मेमोरी अलोकेट करते हैं, अलोकेट करने के बाद उसे असाइन नहीं करते हैं कोई भी वैल्यू, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो डिक्लेरेशन कहलाता है। बाय डिफॉल्ट उसमें गार्बेज वैल्यू है जो दोस्तों असाइन होती है। जबकि दोस्तों जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ साथ कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो इनिशियलाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ये इंट ए बनाया, जैसे दोस्तों कंपाइलर ने पढ़ा होगा, उसने फटाक से मेमोरी एलोकेट करी होगी, उसका नाम ए दिया होगा और बाय डिफॉल्ट उसमें क्या आ गया होगा, गार्बेज वैल्यू आ गई होगी। फिर मैंने क्या लिखा होगा, फिर मैंने ए इक्वल टू 10 लिखा तो वो रिप्लेस हो गई, किससे, 10 से रिप्लेस हो गई होगी। सेम थिंग दोस्तों मैंने वापस से यहाँ पे किया इंट ए इक्वल टू 10, पर यहाँ पे मैंने साथ में क्या लिख दिया, इक्वल टू 10, मतलब मेमोरी क्रिएट हुई और उसको साथ साथ में 10 असाइन भी हो गया। तो ये डिफरेंस हो गया दोस्तों इनिशियलाइजेशन में और डिक्लेरेशन में। आप वैल्यू को जो है इंसर्ट कर पा रहे हो, और जब आप वैल्यू को आप मेमोरी क्रिएट करते हो तो उसी टाइम पे आप उसको कुछ वैल्यू दे देते हो, तो वो इनिशियलाइजेशन है। जब आप वैल्यू नहीं देते हो तो डिक्लेरेशन है। जैसे कि दोस्तों मैं इसी प्रोग्राम में चेंज करके दिखाऊं, तो मैं 2 चीजें और कर देता हूं। मैंने यहाँ पे जैसे सपोज ए की वैल्यू दे दी, इक्वल टू कितनी थी हमारी, 20 थी, 20। और दोस्तों एक चीज और कर देता हूँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि न्यू लाइन में भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इंट बी 50 और ये इंट, ये देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे वेरिएबल को अलग अलग लाइन में भी डिक्लेयर कर दिया। बस क्या करना पड़ेगा आपको, हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट। अब डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन किया है मैंने यहाँ पे, तो जरूरत नहीं है यहाँ पे अलग से देने की। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा दोस्तों तो भी आउटपुट हमारा सेम ही आएगा। ये देखिए मैंने इसको चेक करने के लिए कि ये वाला प्रोग्राम चल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, एस जो है स्मॉल कर देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने पुराना प्रोग्राम चला दिया है। आउटपुट आपका स्मॉल एस में आ जाएगा। ये देखिए मैंने प्रोग्राम, ओ सॉरी, पहले मैं कंपाइल करा, कंपाइल करना दोस्तों जरूरी है हर बार। अगर आप कंपाइल नहीं करोगे तो पुराना आउटपुट आएगा। ये देखिए पुराना आउटपुट आया था, कैपिटल एस था। अब मैंने कंपाइल कर दिया है, अब नया आएगा, ये देखिए स्मॉल एस के साथ। तो आंसर वही है दोस्तों, भले हम चाहे इनिशियलाइजेशन करें चाहे हम डिक्लेरेशन करें, पर आउटपुट पता करने के लिए कि नया कौन सा है, मैंने एस स्मॉल कर दिया था और यहाँ पे एस कैपिटल है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन वर्क करता है। तो दोस्तों ये इस तरीके से जो हम वेरिएबल यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ आया, क्लियर हुआ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं है तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन आएगा, उसे दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन से आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।